जब आपने बात उठा ही दी है कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे, चाहे आप कुछ मीडिया चैनल्स की बात कर लें, कुछ प्रवक्ताओं की अलग अलग पार्टियों की बात कर लें, कोई खालिस्तानी होने की बात करता है, कोई उग्रवादी होने की बात करता है, कोई कहता है कि नक्सली हैं, कोई कहता है माओवादी हैं, तो कोई कहता है इसमें चीन और पाकिस्तान का फंड है, पैसा लगा हुआ है, उनकी फंडिंग है, उनकी बैकअप है। तो इसको किस तरह से आप कहेंगे? जो बोलते हैं एमएसपी जारी रहेगा, जब सरकारी खरीद नहीं होगी, सरकार खरीद नहीं करेगी, एमएसपी नहीं रहेगा। मक्की का 1850 रुपये रेट जो क्वांटल का तय किया है सरकार ने, जो वो बिकी है वो 700 ਨੂੰ 800 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ आध मूल्य से भी नीचे बिकी है। मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि मतलब जो एमएसपी तय करी गई है उसके आधे पैसे में फसल बिकती है? सरकार ने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं उसको हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं। तो जब वो लिखित में सरकार आश्वासन दे रही है तो उसमें हम क्यों अविश्वास कर रहे हैं, क्यों हम भरोसा नहीं कर रहे हैं? और हम लोग तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये मोदी अपना कानून वापस नहीं ले। गोदी मीडिया भी सवाल चकदा है। गोदी मीडिया से क्या मतलब है आपका? गोदी मीडिया नैशनल मीडिया, आज तक आद भारत जेड़े देखो ਤੁਸੀਂ मीडिया वाले हो, मीडिया की ਜਿਹੜੀ फर्ज है वो है कि रूलिंग पार्टी जिथे गलत है ਉਹਦੀ गलतियां ਕੱਢਣਾ। 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ रूलिंग पार्टी ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? रूलिंग पार्टी ਤੋਂ सवाल पूछो। पहले तो साहब अपना नाम बताइए और कहाँ से आए ये बताइए। मैं साधु सिंह अचरवाल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी किरती किसान यूनियन इकाई लुधियाना पंजाब से आए हैं। जी, थोड़ा अगर हिंदी में भी रखेंगे तो मतलब, क्योंकि ठेठ पंजाबी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमारे जो दर्शक हैं, और मैं चाहता हूं कि जो आप लोगों का आंदोलन है, जो कारण है उसका, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोगों को अपने हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं कि आंदोलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आंदोलन तो अभी जे कोई जानबूझ के बोले तो मेरे को पता नहीं आंदोलन क्यों हो रहा है, ये तो उसके मन की बात है, उसके मन में कोई खोट होगा। नहीं तो सभी देश के लोग आज उनको पता चल गया कि जो किसान पूरे देश के, कले पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं, पूरे देश का किसान आज दिल्ली में इधर इकट्ठा हो गया, क्योंकि जो 3 खेती कानून बनाए आ और बिजली एक्ट 2020 पास किया, ये बहुत ही कले किसान मारू नहीं, मजदूर मारू नहीं, पूरे देश के लिए माड़े कानून आ, काले कानून आ, इनको रद्द करना बहुत ज़रूरी है। जो बिजली कानून नया बनाया गया है उसमें किसानों के लिए क्या नुकसान है? जो बिजली कानून बनाया उसको जो किसानों को, मजदूरों को सब्सिडी मिलती थी, अभी जैसे पंजाब में मोटरों के जो बिल आ उन माफ़ है, सरकार साहब देती है, सब्सिडी के रूप में देती है, और मजदूरों की 400 यूनिट 2 महीने की वो उनको माफ़ है। क्योंकि मतलब जो किसानों का जो ट्यूबवेल और बोरवेल का पानी का वो था उसका कोई पैसा सरकार नहीं लेती है, और जब मजदूरों का था तो 200 यूनिट महीने का माफ़ है। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो नया बिल आया है उसमें जो बोरवेल का पानी आएगा उसके लिए यूज़ होगा, वो माफ़ नहीं होगा। हाँ, अभी जो उसका कंट्रोल है बिजली का पूरा, उस केंद्र के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि वो पंजाब सरकार है या राज्य सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकेगी। वो केंद्र सरकार पहले ही जो सब्सिडियाँ वो पूरी बंद कर रही है, क्योंकि पहले हमको खाद के ऊपर सब्सिडी मिलती थी और जो कीड़े मार दवाइयाँ उनके ऊपर सब्सिडी मिलती थी, वो भी अभी आस्ते आस्ते इन्होंने काट दिया। क्योंकि जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये जोड़ी है जो WTO तहत इन्होंने समझौता किया, जिसको गैट समझौता बोलते थे, उसी के तहत निजीकरण, आधारीकरण, विश्वीकरण की नीतियाँ जो लागू कर रहे हैं। ये 19 साल दो, ये लास्ट साल था, इसलिए अभी इन्होंने पूरा वो प्रोग्राम बना दिया, लागू कर दिया। जो हमारी खेती है, सबसे बड़ा सेक्टर है देश का, और लोगों को रोज़गार मिलता है। इसमें तकरीबन 70-75% लोग का जो इसके एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, अब ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे वो कह रहे हैं कि भाई हमें किसानों की जो है आय दोगुनी करनी है और इस कारण ये बिल लेके आए हैं, और तो उसमें कहाँ गलत लगता है? हाँ, अभी मोदी साहब बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं, अभी नहीं, पिछले कई सालों से, कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। जो ये राजनीतिक भाषा होती है, जो सियासी भाषा होती है, इसका मतलब उल्ट होता है। क्योंकि जो बोलते हैं एमएसपी जारी रहेगा, जब सरकारी खरीद नहीं होगी, सरकार खरीद नहीं करेगी,
MSP नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे देखो पंजाब में मक्की बिका है, मक्की का 1850 रुपये रेट जो क्वांटल का तय किया है सरकार ने, जो वो बिकी है वो 700 ਨੂੰ 800 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ आध मुल से भी नीचे बिकी है। मतलब जो MSP तय हुई है 1800 रुपये, कितनी तय हुई है? 50 रुपये, 1850 रुपये, और वो 700-800 रुपये में बिकी। हाँ 900 तक बिकी है। हाँ अधिक कीमत में बिकी है। तो ये सरदार जी, तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि मतलब जो MSP तय करी गई है उसके आधे पैसे में फसल बिकती है? ये देखो जी, जो व्यापारी है सरकार खरीद नहीं उसको, सरकारी खरीद नहीं, इसलिए हम बोलते हैं हम जो 29 फसलों का सरकार MSP तय करती है, अभी पुष्कर सिर्फ सरकार है जो एक गेहूँ एक धान दोनों चीज़ें खरीदती है, बाकी और कोई फसल नहीं खरीदती, बाकी सब व्यापारी खरीदते हैं। व्यापारी की मनमर्जी है, वो बोलता मेरे को नहीं पड़ता खाता, मैं तो इतने में लूँगा। बिल्कुल। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे आपने कहा कि 1850 रुपये की MSP थी, लेकिन बिकी 700 से 800 रुपये, तो ऐसी फसल को उगाने का क्या कोई फ़ायदा है, या कोई हमारे पास दूसरा चारा ही नहीं, उपाय ही नहीं कि हमें तो उगानी ही पड़ेगी, उस मौसम में वही फसल उगती है? उस मौसम में होती है, और भी कई फसलें होती हैं जिसका सरकार का कोई फिक्स रेट नहीं दिया जाता। ये जो मक्की का कारण है पूछते हैं ना, ये जब इतना धान हो जाता किसान उसको अपने घर में नहीं रख सकता, वो जब मंडी में लेके आता, जो इसके सरकार के अपने व्यापारियों मन मर्जी से रेट लगाते हैं, और किसान ने तो अपनी जान छुड़ानी होती है, भी चलो जो कुछ पल्ले पड़ता है तो वही ले लो, नहीं तो 1850 से 700-800 900 1000 में बिकी है मक्की इस बार। तो इसमें जो लागत आती है, मान लीजिए सपोज करिए 1 क्विंटल पे कितनी लागत आती है? इसमें एक क्विंटल पे समझो भी अभी 600-700 रुपया तो क्विंटल का लागत ही है इसमें। मतलब जो लागत है वही लागत मिल जाती है, और आप लोग सिर्फ उतने टाइम पे व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं बस ये क्या करेगा जिम्मेदार, जब वो किसी अपने घर से अपने खेत से कटा के गेहूँ मक्की कुछ भी लेके आके मंडी में बैठता है, तो व्यापारी अपनी मन मर्जी से खरीदता है, और उसको वापस उसको संभालने के लिए इतने बड़े स्टोर नहीं है किसानों के पास। यानी कि किसानों के पास स्टोर नहीं होते हैं, किसान उनको संग्रहण नहीं कर पाता है और भंडारण नहीं कर पाता, जिस कारण उसको किसी ना किसी भाव, जो भी भाव मिल रहा है उसको फसल कैश लेना होता है, क्योंकि उसको फिर दोबारा शायद फसलें बोनी है, क्योंकि उसके पास पैसों की भी कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। एक चीज़ और बताइए, अभी बहुत सारा एक अलग अलग र्यूमर्स चल रहे हैं, देख रहे हैं हम, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, कुछ बड़े चैनल्स भी अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, अब तो शायद थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, नहीं पहले वो जीन्स पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। किसान किस किस कैटेगरी का होता है? क्या किसान ऐसा नहीं है जो किसान अमीर भी होता हो? क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज में अमीर गरीब होता है, तो किसानों में भी तो अमीरी गरीबी होती होगी। सभी किसान एक जैसे नहीं होते, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। जहाँ पर जो किसान आए हैं वो 100 एकड़ वाला भी आया है और 2 एकड़ वाला भी आया है, ऐसे नहीं है। और भी ठंड पड़ रही है, कोई किसान अपना कुर्ता पजामा पहनता है, कोई जीन्स में ठंड कम पड़ती है, ऐसा कर कर है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब अमीर है, यहाँ पर तो कोई अभी फ़र्क ही नहीं रहा है, ठीक है नहीं। जो ये सरकार की नीति है, ये किसान मारू नीति है, इसको सरकार को देखना चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, पर किसान डटे हुए हैं, यहाँ पर किसान पीछे नहीं जाएंगे। किसान पीछे नहीं जाएंगे, किसान डटे हुए हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं भाई ठंड भी है सब जगह, और मतलब ये तो कहें कि आज की तारीख में दिल्ली में भी मतलब घरों के अंदर ठंड लगती है, और आप लोग तो इस तरह से बाहर खुले में हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ठंड का क्या माहौल होगा। ऐसी स्थिति में जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि डटे हुए हैं, आपको लगता है कि कितने लंबे समय तक आप यहाँ पर रह पाएंगे, डटे रह पाएंगे? जितनी देर मर्जी संघर्ष चले उतनी देर ही हम डटे रहेंगे इधर, और ये सब रद्द करा के ही जाएंगे। जितना मर्जी 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 6-6 महीने का राशन तैयार पड़ा है ट्रालियों में। जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए डटे ही रहेंगे किसान, डटे ही रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूं कि जैसे जब भी आप लोगों की जो किसानों की वार्ता हुई, आप लोगों के मुखियाओं के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा, और सरकार ने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं उसको हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, तो जब वो लिखित में सरकार आश्वासन दे रही है तो उसमें हम क्यों अविश्वास कर रहे हैं, क्यों हम भरोसा नहीं कर रहे हैं? वो लिखत तो दे रही है, वो आध बीच में ही छोड़ रही है। वो जो कानूनों के बीच बम्ब है वो आधा रखना, अपने पास रख सकती है, और चेंज करेगी और आएगी सरकार तो वो सारा बम्ब फिर कानों पर गिर पड़ेगा। तभी तो हम इनके बातों में नहीं आते। किसान सब पता है, सब जागरूक हैं किसान, अब इनकी बातों में सब जागरूक हैं, सब जो है कोई भी उनकी बातों में नहीं आना चाहता है। लेकिन बात यही है कि
इस तरह से जो हठयोग हो गया है, एक तरफ से ये कह लें कि सरकार की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, किसान कह रहे हैं कि भाई उनकी बातों को निरस्त, जो कानून है उसको निरस्त किया जाए। किसानों का ये भी कहना है कि जब जिस कानून की हमें दरकार नहीं है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो आप कह रहे हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे नुकसान के लिए, तो आप इस कानून को निरस्त क्यों नहीं कर देते? प्लस जितने कानून में आपने त्रुटियां बताई हैं, सरकार ने खुद उन त्रुटियों को माना है, तो जब इतनी खामियां हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में उस कानून को निरस्त हो जाना और नए सिरे से कानून को बनाया जाना चाहिए। सरदार जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे आप आए हुए हैं और कितने लोगों के साथ आए हुए हैं, और आप जिस गांव से आए हुए हैं उस गांव में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग यहाँ हैं? वहाँ हम लोग 25 तारीख से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमारे गांव से कम नहीं तो 2-3 ट्राली भर के यहाँ आए हैं, और हम लोग तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये मोदी अपना कानून वापस नहीं ले। तो ये एक चीज़ और बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि मैं पूछ रहा था कि कितने लोग आपके गांव में हैं और कितने लोग यहाँ पे हैं? हमारे गांव में तो 1400 वोट है जी। और 1400 में से कितने 100 या कितने? कम से कम नहीं तो 300-400 वोट यहाँ आई हुई है हमारी। बताइए, 1400 वोटों में से 300-400 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक चीज़ और मैं पूछता हूँ कि जब हमारी लड़ाई, किसानों की लड़ाई सरकार के साथ में है, तो जब सरकार के साथ में, तो उसमें अंबानी अडानी का नाम या उनके खिलाफ विरोध करना जायज़ है या नाजायज़ है? जब मोदी साहब उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो हम तो उनका फिर विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो कानून आया है इससे सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी को ही फायदा है? टाटा को भी फायदा हो सकता है, महिंद्रा को भी फायदा हो सकता है, कोई भी उद्योगपति इसमें आ सकता है? वो तो आ सकते हैं जी, कोई भी। आज अंबानी अडानी आया, कल को टाटा भी आएगा और महिंद्रा भी आएगा, सब आएंगे, और हम तो फिर वो वैसे के वैसे रह गए, मजदूर रह गए। तो कहने का मतलब तो सिर्फ अंबानी अडानी का ही विरोध क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ। मतलब आप ये कह रहे हो कि कानून जो है अंबानी अडानी जो कहते हैं वही लागू होते हैं? ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੈਗ ਭਰ ਪਈਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। जी बोलिए। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਏਡੇ ਵੀ 400 ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। गोदी मीडिया से क्या मतलब है आपका? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਦ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ। 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। तो आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब भी हमने जिनसे भी बात करी, जब फंड्स की बात आई, सबका एक ही बात है, एक ही कहना है कि जब कोरोना काल में भी इतने सारे लंगर चले तब क्यों नहीं लोग पूछने आ गए कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। जब ऐसी कोई आपदा आती है पूरे देश में, जब ये सरदार भाई, सिख भाई आते हैं लंगर लगाने के लिए, तब आप पूछने नहीं आते हैं कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। और जब हमारे लिए हम आंदोलन में बैठे हुए हैं और हमारे भाई लोग लंगर लगा रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी लंगर लगा रही है और जो भाई बहन लोग हैं सब लोग सेवा दे रहे हैं अपनी, तो आप ये प्रश्न हमारे ऊपर क्यों उठा रहे हैं कि
ये फंड कहाँ से आ रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, जब आप सब लोग, अभी हम देख रहे हैं कई बार होता है कि जब आपने बात उठा ही दी है कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे, चाहे आप कुछ मीडिया चैनल्स की बात कर लें, कुछ प्रवक्ताओं की अलग अलग पार्टियों की बात कर लें, कोई खालिस्तानी होने की बात करता है, कोई उग्रवादी होने की बात करता है, कोई कहता है कि नक्सली हैं, कोई कहता है माओवादी हैं, तो कोई कहता है इसमें चीन और पाकिस्तान का फंड है, पैसा लगा हुआ है, उनकी फंडिंग है, उनकी बैकअप है। तो इसको किस तरह से आप कहेंगे? देखो, ये जो भाजपा सरकार है आरएसएस चला रही है इसको, ये मोदी पहले से ही है। जो इसका विरोध करता उसको बोलते हैं देशद्रोही है। ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, इसीलिए ये लोगों को गुमराह करते रहे हैं। और अभी जैसे मान लीजिए अभी कानून की बात चल रही है, आप लोग रद्द कराने के लिए अगर एक तरह से कहते हैं कि दोनों तरफ से हठयोग हो रहा है, आप भी कहते हैं कि जी हम कानून रद्द करा के ही जाएंगे, वो कहते हैं जी हम कानून रद्द नहीं करेंगे। कहा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन ये भी है कि जो उनकी मंशा है जो दिखाती है कि वो कानून रद्द नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जो संशोधन है, जो लिखित में आश्वासन है वो हम दे देंगे, हम रद्द नहीं करेंगे। तो उसको किस तरह से ये समझौता होगा? देखो ये समझौता तो ये है कि दोनों, कुछ मैं झुकूं कुछ वो झुकें, तभी होगा ना। देखो, ये हमारी जथेबंदियां ने उनको साफ कर दिया सरकार को, भाई हमको जवाब दो यस नो, हम इनकी सौदे नहीं चाहिए, इसको मुड्ढों शुड्ढों रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एक भी लाइन है जो किसान के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये बिल्कुल लोक विरोधी कानून है, देश विरोधी कानून है। इनको जब तक वापस नहीं करते तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हम जहाँ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मतलब इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है? समझौते की, मतलब सीधे ये कानून निरस्त ही मांग है। हाँ जी, कानून मुड्ढों शुड्ढों रद्द करने चाहिए। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2014 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਐਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? एक जी ने कत्लेआम करे लोग। देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, ठीक है ना, कि अभी स्थितियाँ क्या हैं। ये तो वही बात हो गई जो मोदी जी कहते हैं कि जी 70 साल पहले ये हुआ था, 65 साल पहले ये हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ये कर गए, वो कर गए। ठीक है, पिछले चीज़ें उखाड़ने से कुछ नहीं होना, क्योंकि हमें अपने आगे जाना है। तो आज की स्थिति क्या है और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आई थिंक हमें सोचना चाहिए। पीछे क्या हो गया उसको फिलहाल मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये काम मोदी जी का या उनकी सरकार का नहीं चाहिए, पर हमें याद तो रखना चाहिए। हाँ, याद रखना चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि सरकार कैसे चल रही है। लेकिन फिर स्थिति जो सरकार ने वादे किए चुनाव के दौरान, वो तो पूरे करने चाहिए सरकार को। कौन कौन से वादे किए जो आपको लगता है सरकार को पूरे करने चाहिए? सरकार ने वादे किए थे कि हम स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है जो लागू करेंगे जी। तो दूसरा वादा किया था भाई जो काला धन हम बाहर ले आएंगे, बाहर से मंगाएंगे, 15-15 लाख रुपया हर के खाते में आएगा, और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और कितने वादे किए थे, बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको पूरा करें। और कोई वादा याद आता है आपको? हमें तो ऐसे कह रहे थे ना, दिवाली में आपको गिफ्ट देंगे, आप देख लियो ये 3 काले कानून दे दिए हमारे को। हम तो सोच रहे थे भी मोदी साहब को अच्छा गिफ्ट देंगे, ये गिफ्ट दे दिया और हम दिल्ली में आ गए जी। तो दोस्तों, ये सारी बात है, लब्बो लबाब है। आप लोगों ने समझा कि एक तो इसलिए विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार ने चुनावों के दौरान पहले जो इतने सारे वायदे किए उन्हीं वायदों को पूरा नहीं किया है। जैसे काले धन की बात करी, 2 करोड़ नौकरियों की बात करी इन्होंने, इसके बाद और बहुत सारे कानून हैं। मैं आपको पता है कि मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे थे मोदी जी से कि इन्होंने 15 जो वायदे किए हुए हैं ये आज तक पूरे नहीं हुए हैं, तो वो कब पूरे होंगे? और हर चुनाव में नए वादे आ जाते हैं, नए जुमले आ जाते हैं, और कब तक ये सरकार जुमलों पे चलती रहेगी और कब तक जनता इनको जुमलों के ऊपर वोट देती रहेगी, जुमलों के ऊपर चुनती रहेगी?
कब तक जुमलों के ऊपर ही मुहर लगाती रहेगी और फिर उसके बाद हम कोसते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अगर जागरूक होना है, सरकारों से कुछ चाहिए तो हमें सरकार से मांग करनी पड़ेगी। सरकार से आप राम मंदिर मांगेंगे, सरकार ने राम मंदिर दिया। सरकार से आपने 370 हटाने की मांग करी, सरकार ने 370 हटा दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने सरकार से कभी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? क्या कभी आप लोगों ने मांग करी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जहां से एक सांसद चुन के जाता है उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अस्पताल होना चाहिए सरकारी? क्या आपने मांग करी? नहीं करते हैं। अगर आप अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे तो एक सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद कब तक बच के जाएंगे? यानी कि अगले 5, 7, 10, 15 सालों में वो मांगे पूरी हो जाएंगी। आज 73 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए और ऐसा क्या स्थिति आ गई कि आज भी हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हर ज़िले में एक अस्पताल नहीं है। छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से लोगों को बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए तो उसको अपने बच्चों को गाँवों से, किसान है, दूर भेजता है और वो बच्चे बाहर जाके रहते हैं, अकेले रहते हैं, बिना परिवार के रहते हैं और उन छोटे किसानों पे, छोटे मजदूरों पे वो उनकी पढ़ाई का एक तरह से बोझ पड़ता है, क्योंकि वो बाहर किराए पे मकान लेके रहते हैं, फिर उनकी बिजली अलग हो जाती है, उनके लिए खाने की व्यवस्था अलग है। तो अल्टीमेटली आप लोगों से एक विनती यही है मेरी कि थोड़ा सा जागरूक हो और सरकारों से क्या मांगना है, चाहे सरकार कोई भी हो। और आप ये समझ लीजिए, सरकार कोई भी किसी की भी सगी नहीं होती है। चाहे कोई भी सरकार आए, सिर्फ और सिर्फ वो सत्ता की भाषा समझती हैं और अपनी सीटें कैसे बचानी है, अपनी सरकार कैसे बचाए रखनी है, उसके ऊपर ही उनका सारा का सारा फोकस होता है, ध्यान होता है। धन्यवाद, नमस्ते।